नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। बाजार पर मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है। हमने देखा 2 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली हावी हो रही है। अब आपको क्या करना चाहिए जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। फोकस में रहने वाले हैं आज कॉफी शेयर, क्या इनकी तेजी यहां से आगे बढ़ेगी ये भी समझेंगे, और इसके अलावा कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे शामिल। खराब ग्लोबल संकेतों का असर आज भी भारतीय बाजारों पर दिखाई पड़ा। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में गिरावट हावी रही। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए। दिन भर बाजार में और क्या हलचल रही बता रही हैं मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल देखिए, आज सुबह से ही बाजार पर प्रेशर था। जब ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज पिक किए इंडियन मार्केट्स हैं, और उसके बाद हमने देखा कि वो जो डाउनसाइड प्रेशर था वो और बढ़ा ही है। 17,500 एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जा रहा था। उसे ब्रीच कर बाजार बंद हुआ है 17,490 के बहुत पास ही, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल तो ब्रेक हुआ है। कल देखना होगा कि रिबाउंड अटेम्प्ट होता है। बहुत हद तक ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करता है कि पूरे हफ्ते में यूएस से कई सारे बड़े ट्रिगर्स आने हैं जिसको आई करना चाहता है बाजार शायद। और एक वन साइडेड रैली देखी है हमने। 5 गैप्स हैं जो बाजार ने गैप अप्स दिए हैं, और उन्हें 15 जुलाई के बाद से बात करें तो वहाँ फिल करने ज़रूरी हैं, जिसके चलते भी हो सकता है कि बाजार में इस वक्त आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। आज सारे सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको लाल निशान दिखाई दिया है। सिर्फ एक एफएमसीजी कंज्यूमर बेस्ड जो स्टॉक्स थे उनमें आपको फिर भी थोड़ी हरे निशान में वहाँ थोड़ी ट्रेडिंग और लॉन्ग विल्ट आप देख रहे हैं। अगर आप लूजर्स की पहले बात करें तो बड़े लूजर्स या बड़े ड्रैगर्स निफ्टी पर कहाँ से आए हैं? टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और डिविस लैब, ये पहले 5 निफ्टी के लूजर काउंटर्स हैं। इसी तरह से मिड कैप लूजर्स की भी बात करें तो वहाँ पर उन स्टॉक्स में जिनमें अच्छी मूव, बड़ी मूव पीछे के दिनों में आ चुकी है, वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर, ट्रेंड जैसे काउंटर्स, वहाँ पर आपको फिर से वीकनेस आज वहाँ वीकनेस देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी उस लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये कुछ तेजी के शेयर हैं जो आप देख रहे हैं। आईटीसी, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, इनमें आपको तेजी देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर तो क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में 10% सर्ज हो चुके हैं, और यहाँ पर और तेज़ी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी टाइट सप्लाई है, प्राइस और बढ़ सकता है, जिसके चलते आप टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। उसके अलावा आपको थोड़े से डिफेंसिव बेट वाले काउंटर्स आज ज़्यादा प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में आप बात करें तो अदानी पावर, जो हम लगातार देख भी रहे हैं एक्शन में पिछले कई दिनों से, पावर के स्टॉक्स, चाहे वो अदानी पावर हो, एनटीपीसी हो, वहाँ पर आज के दिन भी आपको मूव देखने को मिली। और मीडिया काउंटर्स में, सन टीवी जैसे काउंटर्स में भी आज आपको मूव देखने को मिली। सो ओवरऑल एक प्रेशर आज दिन भर बाजार पर हावी रहा, और एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के 17,500 के हम नीचे बंद हुए हैं। बिल्कुल, 17,500 के नीचे जाकर अब हम बंद हुए हैं। क्या मानना चाहिए, ये जो तेजी के साथ बाजार चला था क्या उसी तेजी से अब गिरेगा? यहाँ बाजार में मौका है या ये एक धोखा दिखाई दे रहा है? मेरे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रवि सिंह और किरण जानी। उन्हीं से समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, आपसे समझना चाहूंगा पहले, काफी अच्छी तेज रैली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। बाजार जो है वो नए हाइज की तरफ बढ़ता चला, लेकिन पिछले 2 सेशन में जो गिरावट देखी है वो भी उतनी ही तेजी से आ रही है। क्या मानना चाहिए, ये बाजार में ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस है, या हो गया कि अब तेजी आ गई, अब यहाँ से अब बिकवाली ही बढ़ेगी? किस तरह से देखना चाहिए बाजार को अभी? वेरी गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह का रिकवरी हमने देखा था निफ्टी की, अगर मैं बात करूं तो 15,180 के लो से हमने देखा ऊपर में ऑलमोस्ट 18,000 की एक वन साइड रैली हमने देखी। इस रैली में हमने देखा कि जैसे ही मार्केट ने 16,200 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद मल्टीपल गैप्स के साथ मार्केट एक ऊपर जा रहा था। और पर्टिकुलरली मैं मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं निफ्टी के अंदर, तो जब निफ्टी में 18,600 का हाई बनाया था उस टाइम पे जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मोमेंटम इंडिकेटर था, उसी लेवल के आसपास मोमेंटम इंडिकेटर ट्रेड कर रहा था। सो इट वाज अ वेरी क्लियर साइन। और लास्ट वीक से हम लोग कंटिन्यूस एक थोड़ा कॉशियस व्यू मार्केट के ऊपर रख रहे थे कि भाई एटलीस्ट यहाँ से आप फ्रेश लॉन्ग मत कीजिए। आप शॉर्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेश लॉन्ग मत कीजिए, आपके ट्रेल स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि जब भी गिरावट आएगी, एक बड़ी गिरावट जो हो रहा है लास्ट 2 दिन से, वैसे ही हमने कुछ एक्सपेक्टेड किया था। अब अगर लेवल वाइज बात करें तो जब तक 18,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई फ्रेश तेजी नहीं रहेगी। रिसेंट जो रैली आई है निफ्टी में 15,180 से ऊपर में 18,000 तक की, अगर उसके ऊपर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करता हूं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 23.6% का है वो 17,300 के
आसपास है और 17,300 के आसपास आप देखोगे तो 200 डेज डीएमए भी हमें 20 डेज मूविंग एवरेज भी हमें देखने को मिल रहा है और अगर 200 डेज डीएमए की बात करूं तो वो 17,000 है। सो कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट की या तो मीडियम टर्म सपोर्ट की बात कर रहे हो तो 17,300 से 17,000 के बीच में मार्केट उस रेंज के अंदर कंसोलिडेट होगा और वहां से सपोर्ट लेके वापस एक नया फ्रेश अप ट्रेंड चालू करेगा। तो ये मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म का व्यू है हमारा। अगर अगस्त एक्सपायरी की मैं बात करूं तो जब तक अब 17,600 के ऊपर नहीं जाता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा और नीचे में 17,300 तक मार्केट जा सकता है। तो अगस्त एक्सपायरी के लिए निफ्टी का व्यू रहेगा 17,300 से 17,600। सिमिलरली वे बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जैसे 32,300 से हमने ऊपर में ऑलमोस्ट 40,000 तक की जो रैली देखी है, यहाँ पे भी 23.6 का जो सपोर्ट आ रहा है वो 38,000 के आसपास है। यहाँ पे भी हम देखें तो 38,400 के आसपास गैप था, वो गैप फील करके भी मार्केट नीचे बंद हुआ है। तो जब तक आप 38,500 के ऊपर नहीं जाएगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 38,000 के आसपास आए। तो अगस्त एक्सपायरी के लिए 38,000 से 38,500 के बीच में कहीं पर हम एक्सपायर हो ऐसा हमें लग रहा है और ओवरऑल मीडियम टर्म में हमें देखना रहेगा कि 38,000 का लेवल किस तरह से होल्ड होता है। तो अगर 38,000 का लेवल होल्ड नहीं रहता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 37,000 तक जा सकते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पर रिस्क है कि कुछ और गिरावट आए। रवि, इस समय आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं क्लाइंट्स को? क्योंकि एक टीम ऐसी थी, लोगों की एक खेमा ऐसा था जिनको लग रहा था कि हमने शायद बस मिस कर दी है, ये तेजी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बाजार और हमने मिस कर दिया इस तेजी को। क्या ये अपॉर्चुनिटी है गिरावट या फिर अभी दूर रहना चाहिए? कुछ और गिरावट के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देती हैं, जिसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। एक तो पहली बात है क्वार्टर 2 की जो यूएस की जीडीपी है, वो काफ़ी हद तक इक्विटी और कमोडिटी दोनों मार्केट को यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी और चूँकि अब वो इस वीक में आने वाली है, तो उसका एक इम्पैक्ट है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार उससे अछूते नहीं है। रुपये के वोलेटिलिटी का एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो 15,200 की रैली अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं 18,000 तक के लेवल दिखते हैं, तो 33% या फिर अराउंड 45% का करेक्शन एक देखने को मिल सकता है, जो कि 17,200 से 16,800 तक देखने को मिलेगा। तो जिनकी ट्रेन मिस हुई है उनके लिए फिर से ट्रेन में चढ़ने का मौका आएगा। वापस यू टर्न मार के मार्केट आपको 16,800 और 17,000 के बीच में देगा, जिससे कि आप वापस से ट्रेन पे सवार हो सकते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी, जिनके फंडामेंटल नंबर्स जो अर्निंग के अच्छे आए थे, उसके बाद अब चूंकि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो अब उनमें भी करेक्शन हो रहा है, तो वो भी अब आपको वैल्यू बाइंग के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है और आगे की अगर रैली चाहिए तो थोड़ा तो पीछे हटना पड़ेगा, जिससे कि एक लंबी रैली के लिए मार्केट तैयार हो सके। लंबी रैली के लिए बाजार तैयार हो सके, लेकिन लेना क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। रवि, मेटल्स, कमोडिटीज की बात आपने की और आज सबसे ज्यादा गिरने वाले जो स्टॉक्स थे वो मेटल्स ही थे। क्या टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जो आज 3.5 4.5% गिरे हैं, यहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या दूर रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनका कोरिलेशन सीधे-सीधे जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल से देखिए, जो कि कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जिनमें की हाल फिलहाल में आपको कम से कम 3.5 से 4% का करेक्शन देखने को मिल चुका है और काफी हद तक मेटल काउंटर ही सबसे ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ से 3 से 5% आपको टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इनमें जरूर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी स्टील काउंटर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें, जल्दबाजी ना करें निवेश करने के लिए, क्योंकि आपके पास मौके बहुत मिलेंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखे, ज्यादा अच्छा है। तो स्टील काउंटर्स में अभी वेट एंड वॉच, जल्दबाजी न करें। हमने देखा कि आज के सेशन में कुछ गिरावट देखने को मिली थी। किरण, कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं वहां पर आज तेजी देखने को मिली। तेजी नहीं कहूंगा, लेकिन बाजार की रैली के अगेंस्ट थे वो। बाजार गिर रहा था, ये चल रहे थे। टाटा कंज्यूमर करीब 1% ऊपर, आईटीसी आधा % से ज्यादा की बढ़त, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सब जाकर ग्रीन में बंद हुए हैं। क्या लगता है, इनमें कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ है? इनमें से किसी पर बेट करना चाहिए? सो जनरली हमने देखा है कि जो कंज्यूमर स्टॉक है या तो एफएमसीजी स्टॉक है, वो जनरली मार्केट में जब इतना बड़ा गैप डाउन होता है तब मार्केट को सपोर्ट करते हैं, डिफेंसिव स्टॉक की तरह रिएक्ट करते हैं। और रिसेंटली जिस तरह का रैली हमने मार्केट में देखा था एफएमसीजी में, आप एफएमसीजी इंडेक्स देख लीजिए या तो ये सभी स्टॉक आपने जो नाम लिए वो देख लीजिए, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग ट्रेड कर रहे हैं। सो हमारा जो पहला प्रिफर्ड पिक रहेगा वो टाटा कंज्यूमर है। जिस तरह से 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने डबल बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, तो 770 780 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 770 के नीचे नहीं जाता है डेफिनेटली कोई भी टिप आता है, आप लॉन्ग करके चलिए। ऊपर में हम 830 तक के टारगेट देख रहे हैं और 830 क्रॉस होते ही एक बड़ा ट्रेंड उसमें स्टार्ट हो सकता है।
आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में भी एक अच्छा मूवमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो एक फ्रेश लॉन्ग यहाँ से तो नहीं, लेकिन जिनके पास भी आईटीसी है वो नीचे में 305 का ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड कर सकते हैं। 320 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो वहां से एक अच्छी खासी अपसाइड हमें 340 तक की देखने को मिल सकती है। ओके, तो दो स्टॉक जिन पर बुलिश हैं यहाँ पर किरण, वो है आईटीसी और टाटा कंज्यूमर। इन दोनों में हमने देखा आज बाजार के विपरीत कुछ खरीदारी हुई है और आप इनमें भी बेट कर सकते हैं, लेकिन जो अहम स्तर है उन पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। कॉफी शेयर भी काफी हद तक फोकस में थे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के भाव जो हैं वो जुलाई के निचले स्तर से करीब 10% सुधर चुके हैं। आगे कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है, मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ सब डिटेल्स के साथ। देखिए, कॉफ़ी प्राइसेस की अगर बात करें तो जुलाई के निचले स्तरों से अब तक कॉफ़ी कीमतों में करीब करीब 10% तक की तेज़ी आ चुकी है। हालांकि पिछले हफ्ते में कुछ नरमी ज़रूर दिखी थी, लेकिन अभी भी भाव काफ़ी ऊपर है जुलाई के निचले स्तरों से, और जो फंडामेंटल्स है वो लगातार तेज़ी के संकेत दे रहा है। ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब करीब 2% डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रह सकती है। वहीं स्टॉक की बात करें तो अरेबिका कॉफ़ी, जो दुनिया भर में जितने भी ग्लोबल उत्पादन होता है कॉफ़ी का, उसमें 75% हिस्सेदारी अरेबिका कॉफ़ी की है, तो उसकी इन्वेंट्री 23 साल में सबसे कम है। इसके अलावा कोलंबिया की बात करें, जहां पर ब्राजील और कोलंबिया दो सबसे बड़े अरेबिका कॉफ़ी के प्रोड्यूसर है, वहां पर उत्पादन कम है। ड्राउट की स्थिति है ब्राजील में, और कोलंबिया में जो उत्पादन है वो जुलाई के महीने में 22% कम हुआ। अब बात करते हैं रोबस्टा कॉफ़ी की, जो 5 महीने की ऊंचाई पर भाव है। वियतनाम इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और वहां पर उत्पादन 2% से ज़्यादा कम रहने का अनुमान है, और 17% जुलाई में उनका एक्सपोर्ट भी कम रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आगे चलकर कॉफ़ी की कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कॉफ़ी शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए। बॉम्बे बर्मा, सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफ़ी, जहां पर जिनका प्लांटेशन का भी काम है, तो इनको यहां पर ज़्यादा फायदा हो सकता है आने वाले समय में। इन शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल, विश्वमोहन बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से पूछ लेते हैं कि कॉफ़ी स्टॉक्स पर क्या व्यू है। रवि, क्या व्यू बन रहा है जिस तरह से कमी हो रही है ग्लोबली, जैसा विश्वमोहन बता रहे हैं कॉफ़ी की, उसके कारण जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे? बेट करेंगे आप बॉम्बे बुमरा, सीसीएल, टाटा कॉफ़ी? जी, बॉम्बे बर्मा तो थोड़ा सा मुझे हायर वैल्यूएशन पे लग रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो टाटा कॉफी और सीसीएल आपने बिल्कुल सही नाम चुना है, क्योंकि इनमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। टाटा कॉफी की बात करें तो उसका टारगेट करीब 240 रुपए तक, यानी कि 10% की रैली करंट लेवल से। सीसीएल की बात करें तो लगभग 500 रुपए, ये भी लगभग 10 से 12% तक की रैली दिखा सकता है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि मार्केट में अगर करेक्शन आता भी है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल पिक के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ये आपको ऑलवेज एक पॉजिटिव रिटर्न भी यहाँ पर देता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों स्टॉक पे बिट करनी चाहिए। अब दोनों में डिविडेंड भी छोटे मोटे ही मिलते हैं, लेकिन थोड़ी खुशी तो जरूर देते हैं। चलिए ठीक है, छोटे मोटे डिविडेंड ही सही, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर टाटा कॉफ़ी और सीसीएल, ये दो है जिनमें आप नज़र रख सकते हैं। एक और स्पेस, किरण, जो काफ़ी ज़्यादा आज कमज़ोर थी, जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं बैंक्स की। करीब करीब ऑलमोस्ट 0.25% निफ्टी बैंक जाकर नीचे बंद हुआ है। कोटक बैंक में हमने 3% की गिरावट देखी, आरबीएल करीब 2.5% नीचे, पंजाब नेशनल बैंक 2.5% नीचे, बड़े बैंक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई की बात करें 2 से 2.5% नीचे है। क्या हो रहा है? क्या ये बाजार के साथ की ही गिरावट है या कुछ अलग हो रहा है बैंक्स में? कैसे अप्रोच करना चाहिए बैंक्स को? नहीं, डेफिनेटली ये जो गिरावट है वो बैंक्स में हमने देखा था कि एक अच्छा मूव ऑलरेडी हमने देखा है। 32,000 से 40,000 तक का एक अप मूव हमने बैंक निफ्टी के अंदर देख लिया है। पर्टिकुलरली बैंक वाइज भी आप देखोगे, आप इंडसइंड बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक में तो हालांकि इतना आउट परफॉर्मेंस हमने देखा नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इवन एसबीआई हो गया, ये सभी बैंकिंग में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा मूव आया है। सो डेफिनेटली ये जो है वो प्रॉफिट बुकिंग ही है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर बैंकिंग काउंटर में अगर हम देखें तो प्राइवेट स्पेस में हमें लग रहा है कि ये जो भी करेक्शंस आया है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां पे एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट बैंक के अंदर हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में रिसेंटली हमने जो 1030 के ऊपर रैली देखी थी, हमने देखा 1100 तक के लेवल्स, जो एक गैप ऑफ सपोर्ट, जो गैप क्रिएटेड था डेली पे, वहां से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक अभी एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। लेकिन कहीं ना कहीं 1030 1020 के आसपास हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं। तो कोई भी गिरावट अगर इंडसइंड बैंक में 1020 1030 के आसपास आती है तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप 1000 रुपीज के नीचे का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न से वी आर एक्सपेक्टिंग 1 से 2 महीने में वापस ये स्टॉक 1150 तक की रैली हमें दे सकता है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर इंडसइंड बैंक के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक पर आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर 1100 के ऊपर तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दो स्टॉक्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं रवि, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेटीएम की।
तो यहाँ पर जो एजीएम हुई ओवर द वीकेंड, विजय शेखर शर्मा जी को 5 साल के लिए आगे नियुक्त कर लिया गया है एमडी सीईओ। एक इन्वेस्टर का ग्रुप था जो चाह रहा था कि वो मूव हो, कोई प्रोफेशनल सीईओ आए, लेकिन खैर एजीएम में उनके फेवर में बात गई है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि सितंबर 2024 तक कंपनी प्रॉफिट कमाने लगेगी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि पेटीएम इस रास्ते पर है कि वो प्रॉफिट कमाने लगे? क्या ये दिमाग में रखकर मुझे आज इस स्टॉक पर बेट करना चाहिए? स्वामित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमने अपने क्लाइंटों को और इनफैक्ट कई पेपर पे इसके व्यूज लिए गए और उनमें मैंने कॉमन सी बात करी कि देखिए 850 का लेवल, सबसे पहले मैं इन्वेस्टर की बात करता हूं, 850 का लेवल ऐसा है जिसमें कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपने लेवल नीचे के लेवल पे लिया हुआ है। अगर ऊपरी लेवल पे लिया हुआ तो भी एक बार वहां से एग्जिट होना बनता है। दूसरा, अगर एंट्री करनी है तो वापस से 700 का इंतजार करिए, यानी कि जो आज आपको ये चढ़ते गिरते मार्केट में भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक न्यूज का इंपैक्ट है। फंडामेंटल में कोई खास चेंजेस नहीं हुए। अगला सितंबर अभी आने में टाइम है और तब तक कंपनी के वैल्यूएशन या फिर कंपनी की वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक उतना अट्रैक्टिव नहीं है जो आपको मार्केट के अगेंस्ट में आप बहुत अच्छे रिटर्न दे पाए। लेकिन अगर आप बेट या भरोसा जताना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि निवेश अगर करना है तो 680 और 700 का लेवल वो आपके लिए शायद अट्रैक्शन ज्यादा देगा। लेकिन 850 का भाव आता है तो एग्जिट होने की दिशा देखिए, दूसरे स्टॉक में स्विच करिए, आपका वापस से ईटी स्वदेश पे प्रोग्राम देखिए, बहुत से नए स्टॉक्स की चर्चा होगी, उनमें फायदा मिल सकता है। चलिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, यानी 680 से 700 के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं। वहां पर पेटीएम में शायद अपॉर्चुनिटी दिखे, फिर 850 का लेवल जैसे ही आए आप प्रॉफिट घर ले जाइए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पेटीएम में रखिए तो फायदा होगा। अगला स्टॉक है जो मेरी लिस्ट में, वो है जोमैटो। यहां पर क्या हो रहा है रवि कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी इस समय कमेंट्री आ रही है। कई बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो कह रहे हैं कि जोमैटो में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, कुछ है जो कह रहे हैं कि नहीं आपको बेच देना चाहिए। 40 रुपए के भाव पर जब ये स्टॉक था तो कई बड़े फंड हाउसेस की रिपोर्ट आई, ये स्टॉक चलने लगा, अब ये 60 रुपए पे खड़ा है। आज इनफैक्ट एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, उन्होंने शुरुआत की है यहाँ पर कवरेज की और उन्होंने 50 रुपए का टारगेट दिया है। अब मैं करूं क्या? देखिए, जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो तो मैंने आपके प्रोग्राम में पीछे भी रिकमेंड किया है कि ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। बहुत से स्टॉक है, 2000-2500 स्टॉक्स है जिनमें आपको निवेश का मौका मिलता है। अब जोमेटो के फंडामेंटल की अगर यहाँ पर चर्चा करते हैं तो देखिए, जब तेजी आती है तो पॉजिटिव न्यूज चलनी शुरू हो जाती है और उसमें इन्वेस्टर, रिटेलर, छोटा रिटेलर फंस जाता है। तो ज्यादा बेहतर है आप ऑर्डर करिए, सर्विस का मजा लीजिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि वो जितना आप सर्विस का मजा ले रहे हैं वो वहां पे नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि आप इसको 40 है, 50 है, ये रुपए पे आता है तो एक बार को आप तब सोचिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। फिलहाल 60 रुपए, 62 रुपए के पास ये काफी ओवर वैल्यूड अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये पुल बैक रैली है, ये आपको फंसा सकती है। तो बेटर है कि आप उन लेवल्स का इंतजार करिए अगर आपको करना है, लेकिन अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आज शाम का खाना ऑर्डर करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप जोमेटो पर, लेकिन स्टॉक मत लीजिएगा कल। किरण, क्या इसमें ट्रेडिंग के मौके हैं पेटीएम और जोमेटो दोनों में? क्या व्यू है आपका? पहले मैं जोमेटो की बात करूंगा तो जोमेटो भी जिस जंक्शन के ऊपर खड़ा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा था। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल जोमेटो का स्ट्रॉन्ग सेटअप है, लेकिन मार्केट थोड़ा हमें डाइसी लग रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम जोमेटो के अंदर अप्लाई करेंगे। 62 के आसपास है, 60 तक अगर कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग करके चलिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 57 का रहेगा और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है आप 71, 72 तक की रैली जोमेटो में 1 से 2 महीने में देख सकते हैं। पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम में ऑलरेडी एक बड़ा अपमूव हमने देख लिया है 520 तक के लो से। जिस तरह से स्टॉक ऊपर 800 तक की रैली हमें दिखा के गया है। एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट लेवल जो था वो 740 का था, तो यहाँ पे भी हमारी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। कोई भी अगर गिरावट आती है 750, 740 तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 680 का रखिए और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 850 to 900 काइंड ऑफ टारगेट इन अपकमिंग मंथ। ये बाय ऑन डिप्स, यानी अगर आप ट्रेडर हैं तो आप जोमेटो और पेटीएम ये दोनों ही फ्लेवर में रहने वाले स्टॉक्स हैं, इसलिए मुझे लगा इन पर बात करना जरूरी है। इन दोनों में ही आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आज से शुरू हुई है। आज से आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका है। 2022-23 की दूसरी सीरीज में 26 अगस्त तक आपके लिए निवेश का ये मौका मिल रहा है। क्या इस सीरीज में निवेश करना चाहिए और क्या है इसके फायदे? मेरे सहयोगी विश्वमोहन मेरे साथ रुके हुए हैं अभी भी। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, इसकी जो प्राइसिंग के लिहाज से अगर बात करें
तो गोल्ड बॉन्ड की प्राइसिंग पिछली जो पहली सीरीज थी 2022-23 की, उससे 106 रुपए प्रति ग्राम ज़्यादा है। तो प्राइसिंग के लिहाज से हालांकि बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में आप जब भी पैसे लगाते हैं तो लंबी अवधि के लिए लगाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो आपको 2.5% ब्याज मिलता है, जो दुनिया में कहीं भी किसी भी गोल्ड इंस्ट्रूमेंट पर फिक्स ब्याज नहीं मिलता है वो है। ऊपर से आपको रख रखाव की चिंता नहीं, होल्डिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं। फिजिकल में खरीदते हैं आपको 3% GST देना पड़ता है, वो आपका बच जाता है। और 8 साल के लॉक इन के बाद जब आप निकलते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। फिर आप डिजिटल पेमेंट के जरिए अगर आप खरीदारी गोल्ड बॉन्ड की करते हैं तो 50 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है। उसके लिए प्राइसिंग आपके लिए 5147 यानी 5147 रुपए है प्रति ग्राम के बाद, तो इसलिए काफ़ी आकर्षक है। तो गोल्ड बॉन्ड में जो निवेशक है उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी और निवेश की सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। विश्व मोहन, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो ये बताइए कि सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि काफी हद तक गिरावट आज दिख रही है, सिर्फ घरेलू नहीं ग्लोबल मार्केट में भी $19 के नीचे आ गया है सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। क्या हो रहा है, क्या वजह है और क्या ट्रिगर्स है इसके पीछे? देखिए, अगर सोने चांदी की अगर गिरावट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड होने की वजह से आज काफ़ी गिरावट है। एक तरफ तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत हो गया है, 108.5 के आसपास में डॉलर इंडेक्स चला गया है। 10 ईयर बॉन्ड डील यूएस में 3% के आसपास है। तो ये तमाम फैक्टर्स और सेफ हेवन के तौर पर डॉलर की खरीदारी ज़्यादा बढ़ी है, गोल्ड की खरीदारी नहीं बढ़ रही है। गोल्ड के साथ साथ चांदी भी काफ़ी गिर रही है, MCX पे 55,000 के नीचे आ गई है, 51,000 तक गोल्ड टूट चुका है। तो एक तरह से काफ़ी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। दूसरी तरफ फेड के जो नए बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये सितंबर महीने में भी सख्ती रह सकती है और कम से कम आधे % ब्याज दरें तो बढ़ोतरी होगी भी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि हो सकता है 3/4 फिर से सितंबर के भी फेड पॉलिसी में बढ़ोतरी हो जाए। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है, गोल्ड सिल्वर को पर यहाँ पर दबाव बन रहा है। और ऐसे में देखते हुए हालांकि उस हिसाब से वैल्यूएशन के लिहाज से हो सकता है आपको बॉन्ड महंगा लग रहा हो, लेकिन लंबी अवधि के अगर निवेशक है उनको चिंता करने के लिए बॉन्ड में कम से कम बात नहीं है। चलिए विश्व मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरे अपडेट के लिए। रवि, इस समय जब इक्विटी मार्केट में गिरावट बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, गोल्ड बॉन्ड में क्या आप सजेशन दे रहे हैं इस समय इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने के लिए? देखिए, अगर गोल्ड आपको अच्छा लगता है तो आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, लेकिन मैं पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% वैल्यू ही बोलूंगा। उसके पीछे के थोड़े फंडामेंटल अगर आप टाइम देते हो तो मैं शेयर करता हूँ आपसे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जैक्सन होल में फेड चेयरमैन की स्पीच है, और ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे गोल्ड में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और चूंकि Q2 की GDP के नंबर आने वाले हैं तो ये जो आपको गिरावट दिख रही है, जैसे आप अगर इंटरनेशनल गोल्ड को देखते हैं तो वो 8 मार्च 2022 को $2,068 था, जो कि आज $1,729 चल रहा है और गिरता जा रहा है। उसके पीछे का वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट को जो वहां पर इंक्रीज कर रहे हैं उसका पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, और अभी भी ये गिरावट का दौर जारी रहेगा। $1,680 तक इंटरनेशनली गोल्ड जा सकता है। भारतीय बाजारों में बात करें तो 48,500। तो मुझे लगता है कि शायद वो इस बार जो अभी स्कीम आई है उसमें वो आपको एक एज जो मिलती है वो एज नहीं मिल पाएगी। तो आप निवेश अगर आपको करना है तो आप थोड़ा ही निवेश करें, बचना चाहिए। अगली ट्रांच उसमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही कि अगर आप बिल्कुल गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा हिस्सा रखिए, 5% के आसपास, ज़्यादा नहीं। चलिए अब जानते हैं हमारे मेहमानों से कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स हैं उनके फोकस में। वक्त है VIP शेयर का। चलिए, समय की थोड़ी कमी में दोनों मेहमानों को 30-30 सेकंड दे सकता हूं। किरण, आपसे करते हैं शुरुआत। बताइए कौन से स्टॉक्स पर कल के लिए बेट करेंगे आप? सो ओवरऑल अपना व्यू नेगेटिव है, लेकिन हम स्टॉक स्पेसिफिक बाय देंगे। हमारा पहला रेकमेंड फार्मा स्टॉक्स में से लुपिन में एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमने देखा है, और साथ ही साथ देखे तो एक गैप जो था उसके अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल काफी अच्छा सेटअप है। हम 683 के आसपास की क्लोजिंग है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 735 का हमारा टारगेट है और 666 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो टेक में से रहेगा, IT में से रहेगा, KPIT टेक। यहाँ पे हम देखें तो 560 की क्लोजिंग है, 600 के टारगेट हम देख रहे हैं, और 540 का हमें टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐसा मेंटेन करना है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, KPIT टेक और ल्यूपिन, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। रवि, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? देखिए, 2 बाय स्टॉक है, लेकिन ऐसे हैं जिनका मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। एक है आप
कोल पाल यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हैं। 1720 के टारगेट के लिए 1540 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। लगभग 20% का आपको मुनाफा मिल सकता है ऐसे गिरते मार्केट पे भी। डिफेंसिव स्टॉक है। दूसरा है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, पेस्टिसाइड्स पे इन कंपनी का होल्ड है, वो है एक्सेल इंडस्ट्रीज। इसको आप बाय करके चल सकते हैं 1650 के टारगेट के लिए। नंबर्स का इंपैक्ट था जिसकी वजह से करेक्शन देखने को मिला, तो मुझे लगता है आप इसको बाय करके चल सकते हैं 1260 के स्टॉप लॉस के साथ में। चलिए, दो बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर रवि की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।